सुन मेरी जाना, तू ऐसे नजरें चुराना, तू बैठी कब से दूर थोड़ा पास आएगी। वाओ! एक पॉप आर्टिस्ट के लिए ये क्लासिकल जो म्यूज़िक आपने सीखा वो कैसे काम आ रहा है अभी वो? एक अच्छा सिंगर बनने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि एक जो अच्छा सिंगर बनना है तो तुमको इसके साथ पैदा होना पड़ेगा, वो सब बकवास है। ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। जो गाने उस टाइम पे तुम बनाते थे, वही गाने इस टाइम पे बनाओगे तो नहीं काम करने वाले। समय बदल चुका है। टाइम के साथ तुमको गाने बनाने पड़ेंगे। ओके, तो किसी बड़े आर्टिस्ट से आपने कभी बात किया है? जैक लाइट करके हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी। उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने लव लैंग्वेज को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और एक बार किड शॉट भाई से बात हुई थी, हिप हॉप आर्टिस्ट हैं वो। तो कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? सपोज मुझे लव सॉन्ग लिखना है और मैं किसी से लव किया ही नहीं, तो मैं नहीं लिख सकता। सिंपल बात है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तोस रावत पॉडकास्ट में। दोस्तों, कुछ आर्टिस्ट की आवाज़ में इतना प्यार होता है कि हम उनके गानों के थ्रू उस प्यार को फील करने लगते हैं। और जब कोई यंग आर्टिस्ट अपना आर्ट परफॉर्म करता है तो ऐसा लगता है कि वो एक नेक्स्ट बड़ा आर्टिस्ट बनने वाला है। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं सिंगर संजय बोईदार भाई। बहुत ही प्यारा इंसान है। इनका नया सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है जिसका नाम है फिर से। एक बार ज़रूर सुनिए इनके यूट्यूब चैनल और स्पॉटिफाई पर। लिंक मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। बहुत ही प्यारा ट्रैक है। दोस्तों, आज हमने इस पॉडकास्ट में बातें करी है कि एक सिंगर कैसे बना जा सकता है, सॉन्ग मेकिंग क्या होती है और उस सॉन्ग को अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट है संजय भाई के साथ। एंजॉय करिए। दिस इज़ सिंगर संजय बोईदार ऑन तोस रावत पॉडकास्ट। संजय बोईदार भाई, स्वागत है आपका तोस रावत पॉडकास्ट में। थैंक यू सोच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच ब्रो एंड मोस्ट वेलकम। सो कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। यहाँ के तो और भी अच्छा हो गया हो। ओके, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं और मेरा भाई बाबुल, हम दोनों जब भी आपके सॉन्ग सुनते हैं तो वो लूप पे चलता रहता है। इतने प्यारे सिंगर हो आप भाई। थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट। ब्रदर, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर न्यू सॉन्ग जिसका नाम है फिर से। और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। हमने सुना। थैंक यू सो मच तोश। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है वो, मेरे दिल के बहुत करीब है वो गाना। और मैं व्यूअर्स को सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, प्लीज़ आप उसे सुने। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन सुने ज़रूर एक बार। बहुत ही अच्छा गाना है वो। और जितने अच्छे आप गाने लिखते हो और उतने अच्छा गाते हो, सो आई फील कि लोगों को और ज़्यादा सुनना चाहिए, मतलब कि और लोगों तक जाना चाहिए आपके सॉन्ग्स। तो मेरा सवाल इसमें ये है कि आप अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो? तो मैं सारे ही प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हूँ। जो भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं मैं सारे में ही अवेलेबल हूँ। मेरे गाने वो सब में। तो इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले, हम आगे बात करें उससे पहले, आप अपने कोई भी सॉन्ग का 2 लाइन गा के सुना दो। कोई भी सॉन्ग मैं आपको मेरा ही फेवरेट लव लैंग्वेज का 2 लाइन सुनाता हूँ। ओके। सुन मेरी जाना, तू ऐसे नजरें चुराना, तू बैठी कब से दूर थोड़ा पास आएगी। बातें बनाना, तू कह रही जल्दी है जाना, चले तू जाना पर आज थोड़ी देर हो जाएगी। वाओ! और काफ़ी हार्ट टचिंग आपके लाइन्स। और ये आपकी जो वॉइस है ना, मतलब कि यार आपके वॉइस सुन के ना प्यार हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले आपके सिंगिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट किया आपने? सबसे पहले मैंने 2015 में, मैं गाने तो बहुत पहले से ही सुनता था लेकिन स्टार्ट मैंने 2015 में ही किया था। उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे गाने सुनता था और मतलब ऐसे ही मेरे को सिंगिंग का बहुत पहले से ही शौक था। तो मैं उस गाने को सुनता था और अपने फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डिंग में ऑन करके गाता था और फिर खुद उसे ही सुनता था कि
मैं मैच कर पा रहा हूँ कि नहीं सिंगर्स को। तो ऐसे करते करते फिर मुझे एक दिन मैं यूट्यूब पे लाइव कॉन्सर्ट देख लिया किसी सिंगर का। तो उसके बाद से मेरा दिमाग फट गया पूरा कि अब तो करना तो यही करना है करके। तो फिर मेरे स्कूल के ही जस्ट बाजू में एक सिंगिंग क्लास था। गुरुजी मनोरंजन सिंह ठाकुर जी से मैं वहाँ पे फिर क्लासिकल सीखा, पर मैं पूरा नहीं सीख पाया। स्टार्टिंग के बेसिक्स ही सीख पाया था और उसके बाद फिर मैं क्लासिकल छोड़ दिया, फिर बाकी तो यूट्यूब से सीखा पूरा। ओके, तो क्लासिकल आपने लास्ट तक क्यों नहीं सीखा? बिकॉज मुझे क्लासिकल सिंगर नहीं बनना था ना, मुझे पॉप आर्टिस्ट बनना था, तो इसलिए मैंने नहीं कर पाया। तो एक पॉप आर्टिस्ट के लिए ये क्लासिकल जो म्यूज़िक आपने सीखा वो कैसे काम आ रहा है अभी वो? बेसिक्स तो क्लासिकल ही है, स्टार्ट करना है तो वहीं से ही करना पड़ेगा। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया और वो बहुत काम आ रहा है अभी। जितने भी पॉप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो लोगों को मैं यही बोलूँगा कि पहले तो क्लासिकल सीखना ही चाहिए उनको, थोड़ा 5-6 महीना 7 महीना जो भी सीखना ही चाहिए। तो म्यूज़िक के बारे में आपने खुद से ही सीखा? हाँ, खुद से सीखा है, मतलब यूट्यूब से सीखा है, खुद से सीखा है। जो भी बिगिनर्स रहते हैं जो सिंगिंग में आना चाहते हैं उनको प्रोसेस के बारे में पता नहीं रहता कि म्यूज़िक कैसे बनाना है, कैसे उसको रिलीज़ करना है, इसके बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप आप पहले प्रोसेस बताइए कि स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट तो तुमको सिंगिंग से ही करना पड़ेगा, पहले तो सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर अब तुम खुद का गाना बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुमको माइक्रोफोन चाहिए होगा, एक डॉ चाहिए होगा जिस पे तुम रिकॉर्ड कर सको वोकल्स, तो एक लैपटॉप भी चाहिए होगा उसके लिए, और ऑडियो इंटरफेस। बेसिक से चीज़ें ही चाहिए होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, और एक हेडफोन या फिर एक मॉनिटर स्पीकर जो भी। तो एक गाना बनाने में कितना समय लगता है? एक गाना बनाने में, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक गाना बनाने में गाने के ऊपर डिपेंड करता है और आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बना कौन रहा है। जनरली मुझे गाना बनाने में 60 से 70 डेज लगता है। तो इतने दिनों में आप क्या क्या करते हो उसको थोड़ा बता पाएंगे? शुरुआत से ही चालू करना होता है पूरा, कि एक इमेजिनरी स्टोरी बनाना पड़ता है माइंड में कि ऐसा ऐसा होगा, और सपोज हम एक लव सॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमारे माइंड में हमको एक ना इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करना होता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, एक लड़का एक लड़की को ये चीज़ बोलेगा, इस सिनेरियो में वो लोग रहेंगे। फिर उसके हिसाब से म्यूज़िक बनता है, फिर लिरिक्स लिखाता है उसके ऊपर, कंपोजिशन होता है, मतलब फिर लिरिक्स लिखाता है, फिर ऐसे करके पूरा एक गाना रिकॉर्डिंग होता है, फिर मिक्स मास्टर होता है, फिर रिलीज़ होता है। तो एक लंबा प्रोसेस है उसके पीछे बहुत। तो गाना बनने के बाद उसका जो रिलीज़ करने का प्रोसेस है, जैसे स्पॉटिफाई है या फिर और जो भी प्लेटफॉर्म्स है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अ, उनका प्रोसेस कैसा रहता है इन सब चीज़ों का? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में ना हम खुद से ही म्यूज़िक रिलीज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर का वो लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन। मार्केट में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप अपना म्यूज़िक रिलीज़ करा सकते हो सारे प्लेटफॉर्म्स में। एज ए यूज़र आप खुद रिलीज़ नहीं कर सकते जाके। ओके, जैसे कि हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं अपना वीडियोस कुछ भी रिकॉर्ड करके, वैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, वैसा काम नहीं करता ये। तो म्यूज़िक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है या फिर जो ये सब करते हैं उनको फाइंड आउट कैसे करें? आप उसे काफ़ी इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं गूगल में म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, और कुछ भी म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कुछ भी लिख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो किसी बड़े आर्टिस्ट से आपने कभी बात किया है? हाँ, बड़े आर्टिस्ट से तो ऐसे काफ़ी बड़े आर्टिस्ट से बात हुई है मेरी। किन किन से बात हुआ है? एक जैक नाइट करके हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी, उनसे बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने लव लैंग्वेज को काफ़ी अप्रिशिएट किया था, उनसे बात हुई थी एक बार। और एक बार किड शॉट भाई से बात हुई थी, हिप हॉप आर्टिस्ट हैं वो। तो उनसे कनेक्ट कैसे करते हो आप? किड शॉट भाई से तो मुझे मेरे बहुत ही क्लोज भाई है मेरे, साहिल भाई जो मेरे डिज़ाइनर भी हैं, उन्होंने बात कराया था। और जैक नाइट से तो मैंने खुद ही बात किया था। एज ए आर्टिस्ट, यू नो कि इस फील्ड में आर्ट और भी आर्टिस्ट से कनेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में बताइए।
देखिए, इस फील्ड में कनेक्ट होना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको साथ साथ ही चलना पड़ेगा सब आर्टिस्ट के। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में कनेक्ट रह के चलना सभी से। उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको नए नए एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे उनसे बात करके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था क्या करके। तो बहुत ज़रूरी है। तो उनसे कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? सिंपल है, बस आपको हाय बोलना है, बाकी आपका काम बोलेगा। रिप्लाई आता है? बिल्कुल आता है, अगर उनको पसंद आएगा आपका काम तो ज़रूर करेंगे रिप्लाई। तो रायगढ़ सिटी के आर्टिस्ट के बारे में आप क्या सोचते हो? रायगढ़ सिटी में तो बहुत कमाल कमाल आर्टिस्ट हैं। मतलब कला की नगरी है हमारा शहर। बहुत ही कमाल आर्टिस्ट हैं, बहुत राइट। रिस्पेक्ट है उनको मेरी तरफ से, बहुत रिस्पेक्ट है। तो ऐसा कोई आर्टिस्ट जो आपके फेवरेट है ऐसे तो यहाँ के? यहाँ के सभी अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक किसी का नाम लेना चाहूँ तो मैं दो आर्टिस्ट का नाम लेना चाहूँगा। पहला तो रैबिट बनी रैपर, रैप्स बनी भाई अपना, और दूसरा ट्रिपी बॉय, वो भी अपना भाई है। तो ये दोनों काफ़ी फाइन आर्टिस्ट हैं रायगढ़ में। रैप्स पनी और ट्रिपी इन पर्सन कैसे हैं वो लोग? इन पर्सन तो बहुत अच्छे हैं वो लोग। मतलब काफ़ी उनका जो नेचर है, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के वो लोग। ओके। तुरंत किसी भी चीज़ को वो लोग मतलब अगर कोई चीज़ अच्छा है तो उसको वो लोग सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे। जनरली आर्टिस्टों में क्या होता है कि अगर कोई अच्छा कर भी रहा है तो भी वो लोग ना उसको स्टोरी नहीं लगा सकते, लाइक नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। पता नहीं अब रीज़न क्या है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी। अगर तुमको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो तुमको लाइक करने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये वो लोग नहीं सोचते हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छा लगा तुरंत वो लोग उसको करते हैं। और इन पर्सन भी बहुत अच्छे हैं वो लोग। जैसे काफ़ी लोग अभी मुझे भी कहते हैं और आपको भी कहते होंगे, शायद आपने ये सुना भी होगा कि रायगढ़ सिटी में आपका कुछ नहीं होगा, एज ए आर्टिस्ट हो या फिर कुछ भी आप करो यहाँ पे, तो ये छोटा सिटी है ऐसा कहते हैं, एंड आपको बाहर जाना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत ही नाइस क्वेश्चन ये। और इस पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर तुम एक देखो, अगर तुम एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट हो, एक सिंगर हो, तब तो फिर रायगढ़ सिटी से बाहर जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि म्यूज़िक एक रूम के अंदर बनाया जाता है, रिकॉर्ड एक रूम के अंदर होता है। वो एक सुनने की चीज़ है, ना कि देखने की चीज़ है कि आदमी देख के बता देगा अरे यार ये तो रायगढ़ में शूट हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर तुम वीडियो नहीं बना रहे हो, सिर्फ ऑडियो का ही काम है तुम्हारा, तो फिर रायगढ़ सिटी से बाहर जाने का कोई सेंस नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई छोटे सिटी से बड़ा नहीं हो सकता है। हम्म। आने वाले समय में अगर जो जिन लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार रायगढ़ सिटी से है तो क्या बड़ा बनेगा, उनके लिए हम एग्जाम्पल बनेंगे। आने वाले समय में हम उनको इंडिया के टॉप 5 में जाकर दिखाएंगे, इस सिटी में रह रहे। वादा है मेरा आपसे, इस पॉडकास्ट में मैं वादा करके जा रहा हूँ। और सभी उन आर्टिस्ट को दिल से सैल्यूट है जो लोग सोचते हैं कि रायगढ़ सिटी में रह रहे हैं, हम ऊपर जा सकते हैं। रायगढ़ का नाम तो ऊपर होगा ही और हमारा भी नाम ऊपर होगा। उनको दिल से सैल्यूट और बहुत सपोर्ट है उनको। एंड ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू सो मच। आप जितने टैलेंटेड हो, आपसे आपके सॉन्ग सुन के भी और आपसे मिल के भी जो लगा, तो आई फील कि आप चाहोगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ऐसे ही प्यार बना रहे और लोगों का प्यार बना रहे तो बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है। हम करके दिखाएंगे इसको पॉसिबल। हर एक आर्टिस्ट या फिर कोई भी किसी फील्ड में अगर काम करता है, वो किसी ना किसी से इंस्पायर ज़रूर होता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन काफ़ी सारे हैं, मैं एक का नाम कैसे लूँगा किसी का। काफ़ी सारे हैं, जैसे कि क्रिस ब्राउन, टोरी लेन्स, ओके। खेलानी, चार्ली पुथ, जस्टिन बीबर, काफ़ी सारे हैं। ओके, तो ऐसा क्यों? मतलब कि ऐसा क्या चीज़ था जो आपको इंस्पायर किया उनका? उनके साउंड्स, म्यूज़िक, उनका सिंगिंग, वे ऑफ सिंगिंग, बहुत ही फाइन आर्टिस्ट है वो लोग। मतलब उनका आप अगर कोई भी सॉन्ग सुनोगे ना तो आपको लगेगा वाह यार, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ गाना, एकदम बहुत ही प्यारा गाना बनाते हैं वो लोग। तो बहुत इंस्पायर हूँ मैं उनसे, उनके म्यूज़िक से। मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं कि मैं इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स के साथ कोलैब करूं और उनसे बात करूं, सीखूं चीज़ें। तो आपके भी कोई ड्रीम कोलैबोरेशंस होंगे जो आप चाहते हैं, करना चाहते हैं? हैं काफ़ी सारे हैं ड्रीम कोलैबोरेशन तो।
एक बहुत ही मतलब मेरे बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो क्रिस ब्राउन। उनके साथ मैं कोलैबोरेशन, वो ड्रीम कोलैबोरेशन होगा मेरा, पता नहीं कब होगा, लेकिन जिस दिन भी होगा वो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे आपसे और किस किस टाइप के गाने सुनने को मिलेंगे? आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे मुझसे लोगों को, और वो तो सब सरप्राइज़ है, मैं ऐसे बता तो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे, बहुत ही। आ, आपके जितने भी सॉन्ग्स अब तक सुने मैंने, तो उसमें एक स्टोरी है। ओके। और मैं शुरू से जब सुना तो लगा कि सीक्वेंस के हिसाब से भी स्टोरी है। तो उस सॉन्ग्स के पीछे जो स्टोरी है उसके बारे में बताइए। सॉन्ग्स के पीछे की स्टोरी देखिए, जो सी गाना था, अब वो कुछ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी है और कुछ इमेजिनेशन के ऊपर भी है। एक फ्रिक्शनल स्टोरी बनाया जाता है पहले, ओके। तो उसके ऊपर भी है। और पहले सी आया जब लड़का उसको प्रपोज किया, तो पहले सी आया। सी में जो है कि जो सिंगर है वो पहले लड़की के बारे में तारीफ कर रहा है, लड़की को बोल रहा है, मतलब प्रपोज करेगा उसको। सी में वो प्रपोज किया उसको, उसके बाद माइन जब आया, माइन में वो लोग रिलेशन में है, लव लैंग्वेज है, वो रिलेशन के बाद का चीज़ है। ओके। और उसके बाद अब फिर से आया, अब वो लड़की उसको इसमें धोखा दे दिया, तो ऐसा एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। ओके। तो कोई गर्लफ्रेंड है आपके? अभी तो नहीं है। तो अभी सिंगल हो आप? हाँ, मैं तो सिंगल हूँ अभी, डेफिनेटली सिंगल। आगे रिलेशनशिप में जाना चाहोगे? आगे आगे देखेंगे, अभी तो कुछ सोचा नहीं हूँ मैं। ओके। तो आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्या आप सॉन्ग में उतार रहे हो? कुछ कुछ, सभी तो नहीं है, कुछ कुछ। ओके। तो आप ये मानते हो कि एक आर्टिस्ट को प्यार में होना ज़रूरी है, या फिर हर आर्टिस्ट कभी ना कभी प्यार में पड़ा ही है? इसका जवाब तो काफ़ी सिंपल है कि अगर सपोज़ मुझे लव सॉन्ग लिखना है और मैं किसी से लव किया ही नहीं, तो मैं नहीं लिख सकता। सिंपल बात है, मैं उस चीज़ को लिख ही नहीं सकता जिसका एक्सपीरियंस मुझे है ही। ओके। तो एक बार उस दौर से गुजरना ज़रूरी है। अगर आप लिखते हो लिरिक्स तो, और नहीं लिखते हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिरिक्स लिखते हो तो एक बार गुजरना पड़ेगा ही आपको। तो ब्रो, आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ, आई मीन कि कोई क्रेजी फैन मोमेंट? हाँ, क्रेजी फ़ैन मोमेंट तो हुआ है एक, ऐसे 2-3 हुए हैं, लेकिन ये वाला जो ये मेरे दिमाग में बस गया है, कभी नहीं जाएगा मेरे से। बहुत ही क्रेजी फ़ैन मोमेंट है ये। एक लड़का रहता था मेरे घर के पास, काफ़ी तगड़ा फ़ैन है वो मेरा। अभी तो वो कहीं और रहता है, लेकिन पहले वो मेरे घर के पास रहता था। तो उसे पता चला था कि एक संजय पोद्दार करके हैं, तो सुने उसने मेरे गाने, तो काफ़ी तगड़ा फ़ैन है वो मेरा। तो एक बार वो मेरे घर के पास पहले रेंट में रहता था, अब वो अपने अब असली घर चले गया जहाँ से वो आया था। वो मेरे घर से 40 किलोमीटर्स दूर होगा वो उसका घर। तो मेरा बर्थडे था, 17 अक्टूबर की बात है अभी। तो वो मेरे घर आया था सुबह 7:30 बजे, और वो मेरे को कॉल करा मेरे घर के पास आके। बर्थडे के रात को मैं फ़ोन को साइलेंट करके सो गया था, तो मैं नहीं देख पाया उसका कॉल आ रहा है करके, मैं सो रहा था। वैसे भी मैं लेट से ही आदमी, बर्थडे के दिन थोड़ा सा लेट में ही सोता है, 2-2:30 बजे, तो मैं लेट में ही सोया था, तो मैं नींद नहीं खुला जल्दी। अब वो आके मेरे गेट के पास खड़ा हुआ है 7:30 बजे सुबह। ओके। अब मेरे को कॉल किए जा रहा है वो, मैं कैसे कॉल उठाऊँ, मेरा फ़ोन तो साइलेंट में है और मैं सो रहा हूँ। मैं उठा अप्रॉक्स 8:30 बजे, और मैं देखा तो 17-18 मिस कॉल आए हुए एकदम। मैं बोला भाई क्या हो गया, कॉल लगाया मैं, तो बोलते हैं एकदम पोलाइटली बोला, संजय भैया मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप आएंगे क्या? मैं बोला भाई आ रहा हूँ। मैं घर के बाहर गया तो देखा कि एक रोज़ लेके खड़ा हुआ है वो, और वो अपने घर से 40 किलोमीटर दूर से बस में आया था मेरे घर सुबह 7:30 बजे, और खड़ा ही है धूप में वो 8:30 बजे तक। तो मैं उसको बोला भाई तुम नॉक कर लेते, गेट क्यों नहीं किए, अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा था तो उसने मुझे क्या बोला पता है? उसने मुझे बोला भैया आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, आप सो रहे थे, मुझे पता है, इसलिए मैंने नॉक नहीं किया गेट। तो ये जो प्यार है ना, ये जो लव है,
ये प्यार किसी भी आर्टिस्ट को मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मुझे जब इस लेवल का प्यार मिलता है लोगों से, ये तो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, और भी कई इंसिडेंट हैं ऐसे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि भगवान इतना अच्छा मुझे दिमाग दिया है, इतना अच्छा आवाज़ दिया है कि मैं गाना गा के, अपने गाने बना के लोगों को इतना एंटरटेन कर पा रहा हूँ। इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं मुझे, तो अनबिलीवेबल है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इन्हीं फैंस की वजह से आप लोग और मेहनत करते हो। इनसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, ये लोग जब ऐसा प्यार दिखाते हैं तो और भी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा कुछ और अच्छे गाने बनाए हम, और अच्छे अच्छे गाने सुना पाए इन लोगों को। तो यही मोटिवेशन है मेनली। कोई मेमोरेबल मोमेंट आपके लाइफ का? मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक है बहुत ही अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ आज। स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, ये मेरे साथ हुई थी। एक बार मैं और मेरा फ्रेंड मॉल गए हुए थे, रात का टाइम था। तो ऐसे एक शॉप था, उससे क्रॉस हुए हम लोग ऐसे शॉप से, तो अंदर से एक भैया आकर के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं फ़ोन चलाते हुए आगे चल रहा, मेरा फ्रेंड पीछे मुड़ के देखा कौन है करके, तो एक लड़का ऐसे हाथ हिला रहा है। तो मेरा फ्रेंड बोला मैं, तो वो बोला नहीं नहीं, वो जो आपके साथ जा रहे हैं। तो मुझे बोला तुझे कुछ बोल रहा है करके। मैं देखा पीछे, तो बोलता है एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ बोल रहा, मतलब इशारे से दूर में था। तो काउंटर होता है, काउंटर के मतलब दुकान के अंदर था वो, शॉप के, कूद के काउंटर से ऐसे बाहर आया और हमारे पास चल के आया। मुझे कहता है आप संजय बुगदार हो ना? मैं बोला हाँ। तो फिर बोलता है बहुत ही अच्छे गाने बनाते हो आप, लूप में सुनता हूँ मैं, और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। ऐसे करके उसने अपना लव एक्सप्रेस किया। तो हमने भी बोला हाँ भाई अच्छी बात है ये वो करके, थैंक यू सो मच गाने सुनने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। तो फिर थोड़ी मोड़ी बातें हुई, उसके बाद मैं बोला ठीक है अब चलते हैं हम। तो हम जैसे ही जा रहे थे ना, तो उतने में वो कहने लगा कि भैया, तो मैं बोला क्या? तो कहता है एक फ़ोटो ले सकते हैं क्या साथ में? ओ, मतलब मैं ऐसे सोचा, भाई पहले बोलता है यार फ़ोटो लेना था, तो मतलब सबसे पहले तो भाई यही यही चीज़ के लिए तो काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो फ़ोटो लेने ही बोल रहा था तेरे को। तो फिर मैं बोला बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्यों नहीं ले सकते। फिर हमने साथ में फ़ोटो लिया। तो ये जो मोमेंट था ना, मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट में से एक है। काफ़ी, इसको मैं नहीं बोल सकता कभी। मतलब ये सारी चीज़ें जब होती है तो लगता है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारा काम है वो वापस फल दे रहा है हमको। आप तो इतने अच्छे सिंगर हो, तो हमें भी सिखाओ कि एक अच्छा सिंगर कैसे बना जा सकता है। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि एक जो अच्छा सिंगर बनना है तो तुमको इसके साथ पैदा होना पड़ेगा, वो सब बकवास है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तुम एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो डेली प्रैक्टिस अगर करोगे तो। बस यही सीक्रेट है। बस यही सीक्रेट है, प्रैक्टिस ही सीक्रेट है। कंसिस्टेंसी ही तुमको ऊपर लेके जाएगा, और कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। तो एक वोकल आर्टिस्ट का या फिर एक सिंगर का डाइट प्लान क्या होता है? मतलब उन्हें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या किन किन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, ऐसा? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आएगा, जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं वो लोगों को। एक सिंगर को कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका वो अवॉइड करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए उसको। जैसे कि एक इमली बहुत खट्टा होता है, वो उससे बचना है। और खा तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन इमली और ठंडी चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से अगर बच सकें तो काफ़ी अच्छा है। ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो भाई, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हो आप? जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, कभी भी अपना होप लूज़ मत करना। कंसिस्टेंसी रखना अपने काम पे, और एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, बिल्कुल होगा। बस कंसिस्टेंसी रखना है और प्रैक्टिस करना है रोज़। तो अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान दो, कैसे कैसे लोगों के साथ तुम रह रहे हो, ये काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि अगर तुमको अपकमिंग आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो ये लोग तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराने का काम करेंगे। इनसे दूर बचना और
तुम सोच लेना कि तुम कर सकते हो और कंसिस्टेंसी रखो, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं और उनके बहुत सारे सॉन्ग्स वायरल भी जाते हैं अच्छे, बट क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं या फिर उनके सॉन्ग्स ही नहीं आते। फिर उसके बाद जब वो आते भी हैं तो फिर उतना उनको रीच नहीं मिल पाता या फिर उतना प्यार शायद नहीं मिल पाता। क्या रीज़न लगता है आपको इसमें? इसका रीज़न तो ये है कि सबसे पहला तो कंसिस्टेंसी है इसका रीज़न, कि एक टाइम पे तुम आए, वायरल हुए और फिर उस कंसिस्टेंसी से काम नहीं किए जिसमें तुम पहले करते थे, तो पब्लिक तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगी बाद में। और दूसरा एक रीज़न है टाइम के साथ चलना। जो गाने उस टाइम पे तुम बनाते थे वही गाने इस टाइम पे बनाओगे तो नहीं काम करने वाले। समय बदल चुका है, टाइम के साथ तुमको गाने बनाने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो फैशन का एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर तुम ओल्ड फैशन कपड़े बेचोगे तो तुम्हारे दुकान में कोई आएगा नहीं आएगा। तुमको ट्रेंड के हिसाब से फैशन बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा कपड़े। तो वैसे सेम गाने में भी है, ये भी एक बिजनेस ही है। तुमको ट्रेंड के हिसाब से, फैशन के हिसाब से गाने बनाने पड़ेंगे। मतलब कि हर जनरेशन के जो लिसनर्स हैं वो अलग 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 प्रकार अलग के है, होते हैं, बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग हमको सॉन्ग्स बनाने हैं। सॉन्ग्स बनाने हैं, आई फील कि ये हर फील्ड में मतलब ये लागू होता है, हाँ। अप्लाई होता है। हर फील्ड में ही एप्लीकेबल है ये चीज़, और हर हर फील्ड में अप्लाई होगा ही। बिकॉज टाइम को कोई पीछे नहीं कर सकता, टाइम से कोई आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो टाइम के हिसाब से जो चलता है ना, उसी को एक सस्टेनेबिलिटी मिलता है और एक सस्टेन कर सकता है वो सक्सेस को। ओके। भाई मैं जब आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था एंड फोटो में भी आपको जब देखा, आपकी स्किन मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मतलब मच। तो आप क्या मतलब स्किन केयर के लिए क्या करते हो आप? स्किन के रूटीन बहुत ही बड़ा सवाल है मेरे लिए। ओके। पता नहीं कितने ही लोगों ने मुझे पूछा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, रास्ते में, मॉल में, पता नहीं कहाँ का। तो आज आंसर देते हैं स्किन केयर रूटीन का। स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं है, बेसिक स्किन केयर रूटीन है, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन, बस और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। दैट्स इट। फेस वॉश है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं बस। डेली वर्कआउट करने के चक्कर में सब बुरा लगता है मुझे। मतलब फिजिकल फिटनेस भी बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है वो, तो स्किन आपका आपके बॉडी में ही है ना, तो वो तो अगर आप डेली वर्कआउट करोगे तो वैसे भी आपका स्किन अच्छा दिखने लगेगा। ओके, ये सीक्रेट है आप। यही सीक्रेट है बस। ओके, तो थैंक यू सो मच ब्रदर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट दोस्त। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके आपसे बात करके, मोस्ट वेलकम ब्रदर। और लोगों को अपनी बातें शेयर करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट चैनल के लिए। आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आप आगे भी ऐसे करते रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स आपके साथ, बहुत प्यार मेरी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच ब्रदर, और सेम टू यू। आप भी आगे और ग्रो करो, आपके बहुत सारे सॉन्ग सुनने हैं अभी हमको। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई के सॉन्ग सुनिए, इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं ये, और ऐसे ही हमको एक दूसरे को लेके आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले नए एपिसोड में।